हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो ये लीजिए, आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं इंग्लिश लैंग्वेज का दूसरा सबसे बड़ा जिन्न, गेट। GET, गेट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंग्लिश बोलने के शौकीन हैं तो फिर आपको गेट पर PhD तो करनी ही पड़ेगी। और आज इस वीडियो में मैं आपको गेट के बारे में कुछ ऐसी बातें बतलाने जा रहा हूं जो आपकी स्पोकन इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। तो चलिए वीडियो को यहां से शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम ग्रामर की गहराइयों में गोता लगाएं, मैं आपको गेट के बारे में कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बतला देता हूं। आप हमेशा इनको अपने दिमाग में रखिएगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि गेट नाम की जो वर्ब है वो एक इनफॉर्मल वर्ब है। अब इनफॉर्मल वर्ब का मतलब क्या हो गया? बहुत ही सिंपल से शब्दों में समझिए कि जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो वो इनफॉर्मल तरीका होता है या इनफॉर्मल इंग्लिश होती है, और जब हम रिटन इंग्लिश की बात करते हैं तो एक फॉर्मल इंग्लिश होती है। तो ध्यान रखिए, स्पोकन इंग्लिश में गेट का प्रयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने इस गेट पर सच में PhD कर ली तो आपको इंग्लिश बोलने में मजा ही आ जाएगा। चलिए, तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये एक इनफॉर्मल वर्ब है। दूसरी बात यह है कि एक इरेगुलर वर्ब है। इरेगुलर वर्ब होने के कारण वास्तव में क्या होगा कि जैसे साधारणतः हम ED लगा करके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना लेते हैं, अब वो नहीं, इसके अलग अलग फॉर्म्स हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ध्यान दीजिए, ब्रिटिश इंग्लिश में गेट फर्स्ट फॉर्म, गॉट सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म के रूप में भी गॉट का ही प्रयोग किया जाता है। और हम लोग यहाँ पर ब्रिटिश इंग्लिश ही सीखते हैं। इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश ही बोली जाती है और सीखते भी हैं, बट एक और इंग्लिश है और वह है अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश में आपने कई बार देखा होगा कि गेट, गॉट या गॉटन का प्रयोग भी किया जाता है, तो ये इंटरनेशनल इंग्लिश के अंदर आ जाती है। बहरहाल हम यहाँ इंडिया में क्या करते हैं कि हम इंडिया में वही ब्रिटिश इंग्लिश ही पढ़ाई जाती है, हम लोग पढ़ते हैं और स्पीकिंग भी ब्रिटिश इंग्लिश में ही करते हैं। तो ध्यान रखिए कि गेट, गॉट, गॉट आप इसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग कम ही किया जाता है। अगली बात यह है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में मैं गेट को लेकर के आपको बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और फिर वहां पर डिफरेंट मीनिंग्स होंगी। तो ग्रामर भी ऊपर यानी नेक्स्ट लेवल की ग्रामर होगी। बहुत अच्छे से पूरे वीडियो को देखिएगा। अच्छा, आपको यहां पर तो मैं वैसे तो गेट के बारे में आपको बतलाना शुरू करूंगा तो मोर देन 25 डिफरेंट मीनिंग्स होंगी, लेकिन यहां इस वीडियो में मैं कितनी मीनिंग्स आपको बतला पाता हूं ये तो टाइम ही बतलाएगा। चलिए, यहीं से हम शुरुआत करेंगे, यानी फर्स्ट मीनिंग से, और देखते जाते हैं कि कितनी मीनिंग्स हम यहां पर देख लेते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद मैं आपको यहां पर पहले से ही एक ओवरव्यू दे देना चाहता हूं कि अगले आने वाले वीडियोज में मैं आपको फ्रेजल वर्ब के रूप में, फ्रेजल वर्ब यानी गेट के साथ में डिफरेंट प्रेपोजिशंस का जब हम यूज करते हैं तो उनका वहां पर डिफरेंट मीनिंग होता है। और ये पढ़ना, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो इसके बारे में सब कुछ जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, जी हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए विशेष रूप से। और फिर कुछ ग्रामर पॉइंट्स हैं जो मैं आपको एक एक करके यहाँ पर हर जगह आपको ग्रामर पॉइंट्स बतलाता चलूंगा। तो चलिए, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं गेट की पहली मीनिंग, और सारी बातों को आप एक एक करके ध्यान से सुनते जाइएगा, जरूरत पड़े तो फिर नोट करते जाइएगा। तो चलिए देखते हैं पहली मीनिंग। पहली मीनिंग है गेट की, टू रिसीव समथिंग। ध्यान दीजिए कि हम गेट का प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में जब करते हैं तो रिसीव नाम का जो सेंस होता है, रिसीव का मतलब क्या होता है? किसी चीज को प्राप्त करना। तो सबसे पहले तो यही देखते हैं कि रिसीव के अर्थ में हम गेट का प्रयोग कैसे कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे ये एग्जाम्पल्स आपको बतलाना शुरू करूं, मैं आपको ग्रामर पॉइंट्स बतला देता हूं कि यहां पर जब आप गेट का प्रयोग करेंगे तो ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में करेंगे, लेकिन जहां पर गेट का प्रयोग करेंगे उस सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करेंगे। हाँ, रिसीव नाम की अगर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो आप पैसिव वॉइस में यूज कर सकते हैं, बट रिसीव के लिए अगर आप गेट का प्रयोग करते हैं तो फिर आप पैसिव वॉइस में उसका यूज नहीं कर सकते हैं। ये तो हुए ग्रामर पॉइंट्स। अब देखिए जरा, बहुत सारे ऐसे हिंदी सेंटेंसेस आते हैं जहां पर आप इस तरह की वर्ब्स यानी प्राप्त करना, पाना, मिलना, आना, लगना, इस तरीके के हिंदी वर्ड्स आएंगे। अब जब हिंदी वर्ड्स जब कभी भी इस तरीके के आपके दिमाग में स्ट्राइक करेंगे तो फिर आपको लगता है कि यार कौन सी वर्ब यूज की जाए। ध्यान दीजिए, जब कभी भी ये वाले शब्द आपके हिंदी सेंटेंसेस में आए तो जरा एक सेकंड ठहर करके सोच लीजिए कि क्या इन शब्दों से ये वाला सेंस तो नहीं कहीं
आपको समझ में आ रहा है? यानी कुछ आप रिसीव तो नहीं कर रहे हैं। कुछ ये सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो देखेंगे आप इस तरीके के हिंदी मीनिंग्स निकल करके आएंगे, लेकिन वहाँ पर हमेशा हर जगह यही मीनिंग होगा, यानी रिसीव करने का ही सेंस वहाँ उस सेंटेंस में आपको कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगा। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखते हैं और फिर समझिए जरा। जैसे पहला एग्जाम्पल है, वेयर डिड यू रिसीव इट फ्रॉम। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, वेयर डिड यू रिसीव इट फ्रॉम, यानी आप कोई चीज कहीं से रिसीव कर रहे हो, अर्थात कहीं पर किसी स्थान से आप कोई चीज रिसीव कर रहे हो यानी प्राप्त कर रहे हो। तो प्राप्त करने के सेंस में अगर ऐसा कुछ सेंटेंस बोला जाए तो इस रिसीव, पहले तो इसकी हिंदी मीनिंग निकालते हैं। तुम्हें यह चीज कहां से मिली, तो कौन सा वर्ड हिंदी में आ रहा है, कहां से मिली, या तुमने यह चीज कहां से प्राप्त की। चलिए प्राप्त की भी आ गया या मिली, यानी प्राप्त करना भी आ गया और मिलना। अगर इस तरीके का कोई शब्द हो और सेंस क्या हो, रिसीव करने का सेंस हो, तो वहां पर उस रिसीव के स्थान पर आप स्पोकन इंग्लिश में क्या यूज करें, गेट का प्रयोग करें। और कुछ सेंटेंस ऐसे बोलेंगे तो वो ज्यादा अच्छा साउंड भी करता है और ऐसा ही ये सेंटेंस बोला भी जाता है। देखिए जरा सेंटेंस क्या निकला, वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, तुमने कहां से ये चीज कहां से मिली या तुमने ये चीज कहां से प्राप्त करी। ओके, अगला सेंटेंस देखिए, वेन एवर आई रिसीव अ चांस, जब कभी भी मुझे मौका मिलता है या जब कभी भी मौका प्राप्त करता हूं, ऐसा हिंदी सेंटेंस हम कभी बोलते हैं। सेंटेंस ऐसे बोला जाता है, जब कभी भी मुझे मौका मिलता है तो मैं जरूरतमंद की सहायता करता हूं। तो मौका मिलना, चांस मिलना, तो मिलना की इस तरीके की अंग्रेजी रिसीव आप बनाएंगे, यानी मौका भी आप रिसीव ही करते हो, यानी सेंस वहां पर क्या है, रिसीव करने का ही है। तो यहां पर इस रिसीव के स्थान पर अगर आप गेट का प्रयोग करेंगे, व्हेन एवर आई गेट ए चांस, जब कभी भी मुझे मौका मिलता है, तो यहां पर रिसीव की ही मीनिंग को यहां पर डिनोट कर रहा है ये गेट। स्पोकन इंग्लिश में ये यूज किया जाता है। हम रिसीव का प्रयोग शायद ही कोई करता हो, हाँ कर सकता है, बट जो स्पोकन फैशन है वो इस तरीके से आप यानी यहां पर गेट का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, व्हेन ही सॉ द बिल, जब उसने बिल देखा तो ही रिसीव्ड अ बिग शॉक, उसे गहरा धक्का लगा। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपने बढ़िया अपने फ्रेंड्स लोगों को एक ट्रीट दिया, इसके बाद जब बिल आया तो जिसको पे करना है, बिल देखा, बड़ा सा बिल देखा, तो उसने क्या रिसीव किया, एक शॉक रिसीव किया, एक झटका, एक धक्का सा उसे लगा। ठीक है ना। तो अब वहां पर आप इस रिसीव का प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में यानी इनफॉर्मल इंग्लिश में आप नहीं करते हैं। वहां पर ही गॉट ए बिग शॉक आप ऐसा बोलेंगे तो वो सेंटेंस ज्यादा इंप्रेसिव होता है और बोला भी ऐसे ही जाता है। अगला सेंटेंस, माई हाउस रिसीव्स अ वेरी लिटिल सनशाइन। अब सपोज यहां पर क्या कहा जा रहा है, मेरे घर में बहुत ही कम धूप आती है। ध्यान दीजिए, आती है, धूप आती है, मेरा घर, यहां पर तो ये सब्जेक्ट हो गया, मेरा घर रिसीव करता है, यानी मेरे घर में अगर धूप पड़ती है तो घर क्या करता है, धूप को रिसीव करता है। सेंस रिसीव करना ही है, लेकिन यहां अगर आती है जैसा कोई आना जैसा कोई शब्द आ जाता है तो फिर वहां पर क्या है, अगर रिसीव करने का सेंस है तो आप वहां पर गेट का ही प्रयोग करेंगे मेन वर्ब के रूप में। देखिए, माई हाउस गेट्स अ वेरी लिटिल सनशाइन। अगर आप ऐसा बोलना चाहें कि मेरे घर में बहुत ही कम धूप पड़ती है या कम धूप आती है, तो माई हाउस गेट्स अ वेरी लिटिल सनशाइन, आप ऐसा बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस, व्हाट गिफ्ट्स डिड यू रिसीव फॉर योर बर्थडे। बर्थडे में तुम्हें कौन सा या कौन कौन से गिफ्ट्स मिले यानी रिसीव किया, यानी आप गिफ्ट्स को क्या करते हो, आपको कोई अगर देता है, गिफ्ट देता है तो आप उसे रिसीव करते हो। यहां पर भी वही सेंस है, तो रिसीव के स्थान पर आप बड़ी खूबसूरती से आप गेट का प्रयोग करें। व्हाट गिफ्ट्स डिड यू गेट फॉर योर बर्थडे, अच्छा लगता है बोलने में। ओके, आई रिसीव्ड अ कॉल, जैसे मुझे मेरे एक मित्र की तरफ से आज एक कॉल आई, कॉल को मैंने रिसीव किया, तो रिसीव करने के सेंस में यहां पर क्या है, आई गॉट ए कॉल। ये सेंटेंसेस एक्चुअली इनफॉर्मल सेंटेंसेस हैं, इनफॉर्मल इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश में इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। आशा करता हूं कि आप ऐसे सेंटेंसेस ढेर सारे बोलने का भी प्रयास कीजिए, कुछ ट्रांसलेशन पहले बनाइए, फिर बोलने का प्रयास कीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में, आपके इंग्लिश नेक्स्ट लेवल पर पक्का पहुंचेगी। ये तो हुआ पहला मीनिंग। चलिए दूसरी मीनिंग देखते हैं।
गेट की दूसरी मीनिंग होती है टू ऑब्टेन, मतलब टू गेट समथिंग का मतलब होता है टू ऑब्टेन समथिंग। और हिंदी में जब हम उन वर्ड्स की मीनिंग निकालते हैं तो कुछ ऐसे निकलती है, जैसे कि टू रिसीव समथिंग की मीनिंग हिंदी में निकलती थी, वैसे ही यहाँ पर टू ऑब्टेन की भी हिंदी मीनिंग निकलेगी। यानी ऐसे हिंदी सेंटेंसेस जिनके अंत में कुछ ऐसे वर्ड्स लगे होंगे, यानी प्राप्त करना, पाना, मिलना, लगना, आना, इस प्रकार के हिंदी शब्द लगे होंगे, उसके लिए भी हम ऑब्टेन का प्रयोग करते हैं और रिसीव का भी प्रयोग करते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है मीनिंग में, जब हम इंग्लिश मीनिंग की बात करते हैं। तो मैं आपको जल्दी से बतलाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। रिसीव करने का मतलब ये होता है कि जब कर्ता यानी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो बिना किसी प्रयास के किसी चीज को प्राप्त करे तो वो रिसीव होता है, ठीक है ना। लेकिन जब वही कर्ता यानी सब्जेक्ट, जो वर्ब का जो सब्जेक्ट है, जब वो अपने प्रयास से किसी चीज को प्राप्त करे, यानी प्राप्त करने के लिए उसने कुछ एफर्ट्स किए हुए हैं, तो वहां पर वो मीनिंग होती है ऑब्टेन। और इस मीनिंग को डिनोट करने के लिए हम गेट का प्रयोग करते हैं। हालांकि कई बार यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि हम गेट का प्रयोग जब कर रहे हैं तो वहां पर उसका मीनिंग रिसीव करना है या फिर ऑब्टेन करना है। बट इन दोनों ही मीनिंग्स को डिनोट करने के लिए आप स्पोकन इंग्लिश में यानी इनफॉर्मल इंग्लिश में आप गेट का प्रयोग बिना सोचे समझे करते हैं। तो बस फिर वहां तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है कि कहां पर आपको ऑब्टेन की मीनिंग के लिए गेट का प्रयोग करना है या कहां पर रिसीव की मीनिंग को डिनोट करने के लिए गेट का प्रयोग करना है। आप फ्री हैं, इसीलिए तो ये इनफॉर्मल वर्ब है। चलिए जरा देख लेते हैं, यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं, आपको समझ में आ जाएगा। माई ब्रदर हैज ऑब्टेन्ड न्यू जॉब, मेरे भाई ने एक नया जॉब प्राप्त किया है या मेरे भाई को एक नया जॉब मिला है। तो प्राप्त करना या मिलना का मीनिंग हिंदी में अगर मीनिंग हम निकालें तो कुछ ऐसा ही है। बट एक बात अच्छे से समझिए, हम किसी जॉब को, जब हमारे कुछ एफर्ट्स होते हैं तभी हमें कोई जॉब मिलता है, बिना एफर्ट के कोई जॉब हमें नहीं मिलता। तो यहाँ पर एफर्ट्स छुपे हुए हैं, इसलिए वहाँ पर जो रियल उसकी मीनिंग है वो है ऑब्टेन की। लेकिन यहाँ पर हम स्पोकन इंग्लिश में बड़ी आसानी के साथ गेट का प्रयोग करेंगे और ये ऐसा बनेगा, क्या? माई ब्रदर हैज गॉट, हम यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, हैज गॉट अ न्यू जॉब। ऑलराइट, एक और सेंटेंस देखिए, स्टूडेंट्स मस्ट नो, स्टूडेंट्स को जानना ही चाहिए क्या? हाउ टू ऑब्टेन गुड मार्क्स। तो गुड मार्क्स हमें प्राप्त करने के लिए कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं ना। तो एफर्ट अगर लगा हुआ है और आपको उस एफर्ट्स के परिणाम स्वरूप अगर कुछ आप रिसीव कर रहे हो, यानी रिसीव नहीं कर रहे हो, वहां पर आप रिसीव नहीं करते, वहां पर आप ऑब्टेन करते हैं, तो उस मीनिंग को डिनोट करने के लिए यहाँ पर आपको गेट का प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में बड़ी खूबसूरती के साथ कर लेना चाहिए। स्टूडेंट्स मस्ट नो हाउ टू गेट गुड मार्क्स। ओके, अच्छा अब चलिए तीसरा मीनिंग देखते हैं। तीसरा मीनिंग है टू बाय समथिंग, यानी टू गेट समथिंग मीन्स टू बाय समथिंग, यानी बाय करने की मीनिंग को डिनोट करने के लिए हम स्पोकन इंग्लिश में बाय का प्रयोग कम ही करते हैं। कभी कभी तो वो बड़ा अजीब सा लगता है, जब हम बाय की मीनिंग को डिनोट करने के लिए बाय का ही प्रयोग करते हैं तो वो बड़ा अजीब सा लगता है। और वहां पर जब हम इनफॉर्मल इंग्लिश यानी आम बोलचाल की भाषा में जब हम बाय का प्रयोग करेंगे तो वहां पर अच्छा नहीं लगता। देखिए जरा कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखिए। हाँ, यहाँ पर भी जरा मैं आपको बतला देता हूँ कि जब हम यहाँ पर गेट का प्रयोग करते हैं तो वो ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज की जाती है, बट कोई पैसिव वॉइस नहीं होता है। यहाँ पर भी वो ट्रांजिटिव वर्ब्स के रूप में ही होती है, बट कोई पैसिव वॉइस आप ना बनाएं। ऐसे सेंटेंसेस मैंने पैसिव वॉइस में तो नहीं देखे हैं, और अगर बनाने का प्रयास करते हैं तो वो कहीं ना कहीं कुछ ऑड सा लगता है। ओके, अच्छा, अगर यहाँ पर बाय लगा हुआ है तो आप पैसिव वॉइस बड़ी आसानी से बना सकते हैं, बट अगर बाय की मीनिंग को डिनोट करने के लिए गेट का प्रयोग कर दिया है तो फिर आप वहां पर पैसिव वॉइस में मत बनाइए। ओके, चलिए जरा यहाँ पर एक सेंटेंस देखते हैं। वेयर डिड यू बाय दैट बुक, तुमने ये किताब कहाँ से खरीदी या कहाँ खरीदी। अगर ऐसा है कुछ, मैंने अभी वहां पर पिछली स्लाइड में रिसीव करने के सेंस में भी ऐसा ही कुछ सेंटेंस लिखा था, वेयर डिड यू गेट दैट बुक फ्रॉम। अगर आप फ्रॉम लगा देते हैं तो कहीं से मिली वाला ऐसा कुछ सेंस होता है, बट यहाँ पर आपको बाय करने के लिए अगर बाय का सेंस भी आपको प्रकट करना है तो बड़ी खूबसूरत तरीके से आप यहाँ पर गेट का प्रयोग करिए। वेयर डिड यू गेट दैट बुक, यानी कि तुमने ये पुस्तक कहाँ से खरीदी। बाय करने के सेंस को डिनोट करता है ये गेट। अगला सेंटेंस, कैन आई बाय अ कप ऑफ कॉफी प्लीज। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आप कहीं पर ऑर्डर करते हो, तो वहां पर अगर आप बाय का प्रयोग करते हो तो बड़ा अजीब सा लगता है।
क्या कृपया मैं एक कप कॉफ़ी खरीद सकता हूँ? आप ऐसा नहीं बोलते हैं। सिंपली आप क्या कृपया मुझे एक कप कॉफ़ी मिलेगी? यानी मिलना जैसा कोई शब्द आप वहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर आप कैन आई गेट ए कप ऑफ, गेट का प्रयोग करेंगे। भाई ये अमेरिकन इंग्लिश यानी अमेरिकन्स ऐसी क्रिया का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। कैन आई गेट ए कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़? और जो ब्रिटिश इंग्लिश होती है उसमें हैव का प्रयोग किया जाता है सेम मीनिंग को डिनोट करने के लिए। कैन आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़? अब एक ब्रिटिश जाएगा तो वो ऐसे बोलेगा, कैन आई हैव बोलेगा, और एक अमेरिकन जाएगा अगर कहीं पर, तो इस मीनिंग को डिनोट करने के लिए वो गेट का प्रयोग करेगा। ओके, अगला सेंटेंस, व्हाट विल यू बाय फॉर मी? व्हाट विल यू बाय फॉर मी? तुम मुझे क्या दिलाओगे? यहां पर दिलाना भी इसका मीनिंग हो सकता है। क्या दिलाना? तुम मेरे लिए क्या खरीदोगे? या हम हिंदी में कुछ ऐसे भी, आप अपने फ्रेंड के साथ में जा रहे हो, अपने पापा के साथ, अपनी मम्मी के साथ, मम्मी आज मुझे क्या दिलाएंगे? दिलाएंगे। तो वहां पर दिलाने का जो सेंस आपको समझना होता है, दिलाने की, अब आप उसकी मीनिंग ना ढूंढने लग जाइए। दिलाने का मतलब है आप अगर मार्केट जा रहे हो अपनी मम्मी के साथ और बोल रहे हो मम्मी क्या दिलाएंगी, तो दिलाने का मतलब है मम्मी आपके लिए कुछ बाय करेंगी, परचेज करेंगी, ठीक है ना? तो उस मीनिंग को डिनोट करने के लिए आप सिंपल सा, ये सारे शब्द बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं चूंकि स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज़ किए जाते हैं। सो व्हाट विल यू गेट फॉर मी? आप मेरे लिए क्या खरीदेंगे या आप मुझे क्या दिलाएंगे? अब दोनों ही सेंटेंसेस एक ही जैसे हैं, मीनिंग दोनों का एक ही है। चलिए एक और सेंटेंस है, पापा प्लीज गेट मी अ रिस्ट वॉच। अगर आप अपने पापा के साथ गए हैं, मार्केट गए हुए हैं और वहां पर आपने रिस्ट वॉच देखी, आपके पास नहीं है या है, आप दूसरा चेंज करना चाहते हैं, तो आप अपने पापा से ऐसे कह सकते हैं, पापा जी मुझे एक रिस्ट वॉच दिला दीजिए ना। दिला दीजिए ना, तो दिला दीजिए, दिला दो, कुछ ऐसा मीनिंग भी हिंदी में आप यूज कर सकते हैं, बट मीनिंग वही है। गेट का मतलब यहाँ पापा प्लीज गेट मी, गेट का मतलब बाय मी, पापा प्लीज बाय अ रिस्ट वॉच फॉर मी, पापा मेरे लिए एक घड़ी खरीद दो या घड़ी दिला दो, कुछ ऐसा मीनिंग होता है। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं, देखते हैं अगली मीनिंग। तो बच्चों अब देखिए गेट का एक और कमाल का यूज। देखिए गेट की एक मीनिंग ये होती है टू ब्रिंग या टू फेच, लेकिन ठहरिए जरा, पूरी मीनिंग समझ लीजिए। यहां पर जब हम ब्रिंग या फेच यानी कुछ लाने के लिए अगर हम गेट का प्रयोग करते हैं तो वहां पर क्या मतलब होता है, पूरा मतलब समझिए। गेट का मतलब होता है टू गो टू अ प्लेस, यानी किसी स्थान में जाना और वहां पर जाने के बाद और किसी वस्तु के साथ वापस आना, यानी एंड ब्रिंग समबडी, किसी वस्तु के साथ या किसी व्यक्ति के साथ वापस आना। तो ध्यान दीजिए, जब हमें किसी ऐसी सिचुएशन में कुछ ऐसा बोलना है कि जाओ और उस व्यक्ति को या उस वस्तु को लेकर आओ, वापस आओ, जब इस मीनिंग को कन्वे करना है तो केवल एक छोटे से शब्द का प्रयोग करते हैं और वो होता है गेट। जरा एग्जांपल्स देखिए, यहां पर हिंदी में मैंने लिख दिया है लाना, ले जाना, जाकर लाना। जी हाँ, तो गेट का एक मतलब ये है, असली मतलब जाकर यानी जाना और फिर किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को अपने साथ वापस लेकर आना। इस मीनिंग को डिनोट करने के लिए आप गेट का प्रयोग करते हैं। देखिए जरा यहाँ पर 2-3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, जाओ और मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। यहां पर यही तो मतलब है। अब यदि आप इस पूरी मीनिंग को गो एंड ब्रिंग, इस पूरी की पूरी मीनिंग को एक ही शब्द में कहना चाहें तो ये तो एक फॉर्मल तरीका हो गया, रिटन तरीका है। और इनफॉर्मल तरीके से अगर आपको बोलना है यानी स्पोकन स्टाइल में बोलना है तो आप कुछ ऐसे बोल सकते हैं, सिंपली गेट का यूज करिए। यहां पर से हटाइए इस पूरे के पूरे को और सीधे सीधे आप कह सकते हैं गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। आप सिंपली इतना बोलेंगे तो सेम वही मतलब है, यानी गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। क्लियर? अच्छा, एक और सेंटेंस है, देखिए समबडी गेट अ डॉक्टर प्लीज। यहां पर अगर किसी की अचानक कोई तबीयत खराब हो जाती है तो अचानक ये आदमी कहता है भाई कोई जाओ और डॉक्टर को लेकर आओ। तो जाओ और डॉक्टर को लेकर आओ, ये पूरी बात कहने के लिए आप सिंपली एक वर्ब का प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में कर सकते हैं और वो ये है गेट अ डॉक्टर प्लीज। सिंपली इतना आप कह सकते हैं। क्लियर? जैसे हम कई बार कहते हैं रामू काका गेट अ फ्यू मोर चेयर्स। हम यहाँ पर एक किसी प्यून को यहाँ पर हम उसके नाम से संबोधित करते हैं और फिर कहते हैं गेट अ फ्यू मोर चेयर्स, का मतलब क्या हो गया, कुछ और चेयर्स
लाओ, इसका मतलब वही है गो एंड ब्रिंग अ फ्यू मोर चेयर्स। तो यहाँ पर गेट का यही मतलब होता है, यानी जाकर लाना, यानी गो एंड ब्रिंग समथिंग बैक, यानी जाओ और कुछ लेकर आओ। ओके, अच्छा, एक और मीनिंग देखिए जरा, यहाँ पर गेट का एक मतलब ये है, खास मतलब है। साधारणतया जल्दी जल्दी लोग इस मीनिंग को नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको बतला रहा हूँ। ऐसी तो मैं बहुत सारी मीनिंग्स बतलाऊंगा जो आप नॉर्मली नहीं जानते हैं। अच्छे जो स्पोकन इंग्लिश यानी जिनकी स्पोकन इंग्लिश काफ़ी अच्छी होती है, वो लोग भी नहीं जानते हैं। मेरे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको कुछ ऐसी ही बातें मिलेंगी जो आपने पहले नहीं सुनी होंगी। देखिए जरा, गेट का एक मीनिंग होता है टू रिसीव समथिंग एज अ पनिशमेंट। अभी तक मैं रिसीव की जो बात कर रहा था वहां पर तो किसी चीज को प्राप्त करना, बट नॉट एज अ पनिशमेंट। अब गेट का प्रयोग हम वहां पर भी करते हैं जब आप किसी चीज को, आपको कोई बात या कोई भी दंड स्वरूप अगर कोई चीज दी जा रही है और आप उसे रिसीव कर रहे हो, तो इस मीनिंग को डिनोट करने के लिए भी हम गेट का प्रयोग करते हैं। या फिर टू बी गिवन समथिंग एज ए पनिशमेंट, यानी पनिशमेंट के रूप में अगर आपको कुछ दिया जाए और आप उसे रिसीव करें, तो फिर आप गेट का प्रयोग कर सकते हैं कुछ ऐसे, जैसे सी गॉट 5 years फॉर द थेफ्ट। इसका क्या मतलब है? उसे चोरी के लिए 5 साल मिले। मिले, गॉट, इसका क्या मतलब है? यहां पर ये जो 5 वर्ष मिले हैं और थेफ्ट के लिए मिले हैं, तो चोरी के लिए क्या किसी को पुरस्कार मिलता है या पनिशमेंट मिलता है? जी हाँ। सो ये है इसका मतलब, सी वॉज सेंट टू जेल, यानी सी गॉट 5 years का मतलब ये है सी वॉज सेंट टू जेल फॉर द थेफ्ट, टू जेल फॉर 5 years। यहाँ पर फॉर 5 years लिखना मैं भूल गया, यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो फॉर 5 years, ठीक है, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, फॉर 5 years फॉर द थेफ्ट, यानी फॉर द थेफ्ट। तो इसका मतलब हो गया कि चोरी के लिए उसे 5 साल तक के लिए कहाँ जेल भेजा गया। तो ये 5 साल क्या है? पनिशमेंट है। क्लियर? तो इस लंबे से सेंटेंस को आप सिंपली ऐसे कह सकते हैं, सी गॉट 5 years फॉर द थेफ्ट, या फिर ऐसे, जॉन विल गेट एट लीस्ट 10 years, जॉन को कम से कम 10 वर्षों की सजा होगी। फॉर द चेन स्नेचिंग, चेन स्नेचिंग के लिए जॉन को इतने दिनों की सजा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर गेट लगाया, 10 years उसे मिलेंगे एज पनिशमेंट इन द जेल, जेल में पनिशमेंट के रूप में 10 साल मिलेंगे, और यह है उसका अपराध जो उसने क्राइम किया हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पोकन इंग्लिश में गेट का प्रयोग पहुंचने के अर्थ में बहुत ज्यादा कॉमन है, और स्पोकन इंग्लिश में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। आप भी जरा सीख लीजिए। देखिए, यहाँ पर गेट का एक मीनिंग होता है टू अराइव एट, यानी किसी स्थान पर पहुंचना। टू रीच माने भी पहुंचना, कहाँ? अ प्लेस और पॉइंट, यानी आप किसी स्थान पर या किसी पॉइंट पर पहुंचने की मीनिंग को अगर आप डिनोट करना चाहते हैं, तो आप इनफॉर्मल इंग्लिश यानी स्पोकन इंग्लिश में आप गेट का प्रयोग बड़ी आसानी के साथ और बड़ी ही खूबसूरती से कर सकते हैं। जरा देखें स्ट्रक्चर कैसा होगा। आप देखिए, अगर किसी सेंटेंस में गेट के बाद अगर कोई लोकेशन बतलाने वाला शब्द रखा हुआ है, तो आप यहाँ पर रीच के स्थान पर गेट का प्रयोग बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं। दे अराइव्ड एट द पार्टी एट 7 PM। अगर ये सेंटेंस रखा हुआ है तो आप देखिए यहाँ पर अराइव्ड, अराइव्ड माने पहुंचना। अब इसी मीनिंग को डिनोट करने के लिए अगर आप यहाँ पर गेट का प्रयोग कर दें और गेट के बाद एक लोकेशन को शो करने वाला नाउन या एडवर्ब ऑफ प्लेस रखा हो, तो वहां पर गेट का वही मतलब हो जाएगा। क्या? अराइव मतलब हो जाएगा। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, दे गॉट द पार्टी, दे गॉट टू द पार्टी। अब आप गॉट के बाद टू भी लगाएंगे। कब लगाएंगे? चलिए मैं यहीं पर आपको बतला देता हूं। अगर आप गेट के बाद देखते हैं अगर कोई नाउन रखा हुआ है, तो नाउन के पहले आपको टू का प्रयोग करना होगा। लेकिन अगर गॉट के बाद में कोई नाउन नहीं, एडवर्ब ऑफ प्लेस रखा हो, जैसे होम, हियर एंड देयर, अगर ये 3 शब्द रखे हों, एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में यूज किए गए हों, तो फिर आपको इस टू का प्रयोग नहीं करना होता है। चलिए आगे वाले सेंटेंसेस में आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो देखिए, इसका सेम मतलब वही हो गया, दे गॉट टू द पार्टी एट 7 PM। इसका मतलब यही है, दे रीच्ड द पार्टी एट 7 PM। रीच्ड के बाद भी हम प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। या फिर दे गॉट टू द पार्टी एट 7 PM, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, यहां पर लिखा है वेट टिल आई रीच होम।
इंतजार करो, मेरे घर पहुंचने तक मेरा इंतजार करो। टिल का मतलब तक। ओके, आई रीच, मैं पहुंचूं। कहां पहुंचूं? घर। तो अब ध्यान दीजिए, ये घर क्या है? ये भी एक वास्तव में एक लोकेशन है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में इसका यूज किया जाता है। आप यहाँ पर रीच के स्थान पर, यानी रीच की मीनिंग को डिनोट करने के लिए गेट का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि गेट के बाद अगर कोई नाउन रखा है तो टू लगाइए, और अगर नाउन नहीं बल्कि होम, हेयर, देयर, अगर ऐसे कुछ एडवर्ब ऑफ प्लेस रखे हुए हैं तो फिर आपको यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं करना होता है। ध्यान रखेंगे आप इस बात को। ओके, अगला सेंटेंस, आई रीच्ड देयर, मैं वहां पर पहुंचा। इन द इवनिंग, शाम को पहुंचा वहां। आप देखिए, ये एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब इसी रीच्ड की मीनिंग को डिनोट करने के लिए आप बड़ी आसानी के साथ गॉट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप टू का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो देयर है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इससे पहले आपको टू का प्रयोग नहीं करना है। अगला सेंटेंस देखिए, ही विल रीच द टेम्पल बाय 6, यानी वह टेम्पल 6 बजे तक या 6 बजे से पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, पहुंचना है। टेम्पल यहाँ पर भी ये नाउन है जो कि वास्तव में क्या है? लोकेशन को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर भी आप बड़ी आसानी के साथ गेट का प्रयोग कर लेंगे। ही विल गेट टू द टेम्पल। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर टू का प्रयोग आप करेंगे, चूंकि टेम्पल एक नाउन है तो टू का प्रयोग करेंगे। अगर नाउन है तो टू का प्रयोग करेंगे, और अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो टू का प्रयोग नहीं करेंगे। ये एक बड़ा ही कॉमन सा यूज है गेट का स्पोकन इंग्लिश में। अब मैं आपको अगली स्लाइड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा बड़ा भी है, टाइम ले लेगा लगभग 5 मिनट, तो पूरा वीडियो देख करके जाइए। आपको एक एक जो यूज मैं आपको बतला रहा हूं ये बड़े कमाल के हैं, और साथ ही आपकी स्पोकन इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने के लिए ये सारे यूसेजेस आपको तो देखने ही पड़ेंगे अगर आप अंग्रेजी, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।